देश में इन दिनों अलग ही जश्न और भव्यता का माहौल है। एक तरफ प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देशभक्ति का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। आज के इस खास मौके पर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नेताजी की अस्थियां पिछले 8 दशकों से टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्म को लेकर क्या सोचते थे और क्या था एक रसोई और 2 रोटी का नियम। हेलो और नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं लता। साल 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी के निधन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए थे, उनके मुताबिक पिछली सरकारों का ये मानना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगस्त 1945 में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स के डर से इसको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र की बेटी अनीता बोस फाफ ने हाल ही में केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। उनका मानना है कि दशकों तक ज्यादातर भारतीय सरकारें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव शरीर को वापस घर लाने में हिचकती रही हैं या फिर इनकार करती रही। एक समय तो रेंकोजी मंदिर के पुजारी और जापानी सरकार उनके अवशेषों को उनकी मातृभूमि में वापस लाने के लिए भी तैयार, इच्छुक और उत्सुक थे। अनीता बोस फाफ ने कहा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि उस दिन ताइपेई ताइवान में उड़ान भरते समय विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू धर्म के परम अनुयायी थे, मगर इसके साथ ही वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करते थे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के खास मौके पर उनके पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने दैनिक जागरण को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने उनसे जुड़ी कई खास बातें शेयर की। इस इंटरव्यू में चंद्र कुमार बोस ने याद करते हुए बताया, सन 1944 में नेताजी जब अपनी आजाद हिंद फौज के साथ सिंगापुर गए थे, तब वहां रहने वाले एक साउथ इंडियन मूल के हिंदू समुदाय चेतियार की ओर से उन्हें अपने मंदिर में आने के लिए इनवाइट किया गया। मंदिर के प्रधान पुरोहित ने नेताजी से कहा था कि वो आजाद हिंद फौज में शामिल सिर्फ हिंदू समुदाय के अफसरों को साथ लेकर मंदिर में आए। पुरोहित की इस बात पर नेताजी ने उनसे कहा, मेरी फौज में कोई हिंदू अफसर नहीं है, सारे भारतीय अफसर हैं। अगर आप मुझे अपने समस्त भारतीय अफसरों के साथ मंदिर में आने की अनुमति देंगे तभी मैं आपका आमंत्रण स्वीकारूंगा। नेताजी का ये जवाब सुनकर प्रधान पुरोहित मुग्ध हो गए और उन्होंने सभी अफसरों को साथ लेकर मंदिर आने की इजाजत दे दी। इसके बाद नेताजी आजाद हिंद फौज में शामिल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन समेत विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मंदिर में गए। उन सभी के माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नेताजी ने वहां मंच से अपने भाषण में सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। चंद्र कुमार बोस ने आगे बताया कि मंदिर से बाहर निकलने पर नेताजी ने माथे पर लगा तिलक पोंछ लिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर वो हिंदू थे, बाहर आने पर वो भारतीय हो गए हैं। आजादी की इस लड़ाई में वो सिर्फ एक भारतीय हैं, किसी धर्म के नहीं। इस बातचीत में चंद्र कुमार ने आगे बताया, नेताजी माँ काली के परम भक्त थे। वो रात भर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उपासना करते थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को नेताजी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। हालांकि उनकी विचारधारा उनसे अलग थी। वो धर्म के पालन और इसके आचरण को व्यक्तिगत विषय यानी कि पर्सनल चॉइस मानते थे। शायद इसीलिए आजादी की लड़ाई व राजनीति के मैदान पर वो कभी भी इसे लेकर नहीं आए। अपनी आजाद हिंद फौज में भी उन्होंने इसी अनुशासन को बरकरार रखा। अपने इस इंटरव्यू में नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार ने आगे बताया, ब्रिटिश आर्मी में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों से संबंधित सैनिकों के लिए अलग अलग रसोई हुआ करती थी, वहीं नेताजी ने आजाद हिंद फौज में सबके लिए एक ही रसोई रखी। वहां सबके लिए खाना पकता था और सब एक साथ बैठकर खाते। नेताजी हमेशा कहा करते थे कि आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर अपनी फौज का गठन नहीं किया है और न ही किसी समुदाय के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी। आजादी की खातिर मर मिटने को तैयार लोगों को ही उन्होंने अपनी फौज में शामिल किया। चंद्र कुमार ने नेताजी के बारे में एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि खान पान हमेशा से ही बोस परिवार की कमजोरी रहा है। हमारे परिवार के लोग ज्यादातर खाकर अपनी तबीयत खराब कर लेते थे, इसीलिए एक पेरेंट के तौर पर नेताजी ने ये नियम बनाया कि रात के खाने में सबको सब्जी और मांस मछली के साथ केवल 2 ही रोटियां मिलेंगी। नेताजी अक्सर अपने बिजी शेड्यूल के चलते दोपहर का खाना परिवार के साथ नहीं कर पाते, लेकिन रात का खाना पूरा बोस परिवार साथ में किया करता। नेताजी संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में विश्वास रखते थे, क्योंकि वो एकता की ताकत को समझते थे। उनका बचपन अपने 7 भाइयों और 6 बहनों के साथ कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित अपने मकान में बीता, जो आज नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है।
बाद में वो अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के मकान में रहने आ गए और वहां भी पूरा परिवार साथ में रहा करता। दोस्तों, नेताजी के पड़पोते का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सारा देश भले ही एक गर्मपंथी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जानता है, लेकिन वो एक कंप्लीट फैमिली मैन भी थे और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। परिवार के छोटे सदस्यों यानी कि बच्चों के साथ उनका ज्यादा घुलमिल था। वो अपने काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए वो समय जरूर निकालते। उनके अलावा नेताजी देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परिवार के सदस्यों को वहां से नियमित रूप से चिट्ठी लिखना कभी नहीं भूलते। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारी खास पेशकश। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है पिछले 8 दशकों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो अवशेष जापान के रेंकोजी मंदिर में है, क्या उन्हें भारत लाना नहीं चाहिए? हमें कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।